नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात प्रदूषण की। दिल्ली, एनसीआर, क्या कहें, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में हवा बेहद ख़राब बनी हुई है। हालांकि ग्रैप 4 के लागू होने से थोड़ा हवा के भी चलने से हालात में हल्का बदलाव को देखने मिला है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU ने ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया। साथ ही दिल्ली के स्कूल्स में 10वीं और 12वीं की क्लास भी ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा NCR के सभी स्कूलों को भी बंद कर ऑनलाइन क्लास मोड में डाल दिया गया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली NCR में आज भी कई इलाकों में धुंध छाई रही। विजिबिलिटी घटने से कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। बहरहाल, दिल्ली में सोमवार को हवा की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि दो अलग अलग रिपोर्ट्स में प्रदूषण का स्तर अलग अलग दिखाई गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 दर्ज किया गया, जो 2015 के बाद से दूसरा सबसे खराब आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ऐप IQ एयर ने दिल्ली का AQI 1600 से भी ज़्यादा बताया। और इस अंतर को समझेंगे, लेकिन ये भी साफ है कि हम बेहद खराब हवा में जी रहे हैं। तो सोमवार को दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 494 के स्तर पर था, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का जो डेटा है वो डराने वाला है। IQ एयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऐप सोमवार को 1600 से अधिक AQI रीडिंग दिखा रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों आंकड़ों में से कौन सा सही है या ये अंतर क्यों है। दरअसल भारत में AQI पैमाना 500 तक सीमित है। देशों के अपने AQI मापने के ऐप्स हैं। 300 के ऊपर हवा हर जगह खतरनाक ही बताई जाती है। अब सवाल ये कि हमारा पैमाना इंटरनेशनल एजेंसियों से अलग क्यों है। दरअसल IQ एयर का वायु गुणवत्ता सूचकांक अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। IQ एयर का पैमाना अच्छे से लेकर खतरनाक तक की वायु गुणवत्ता के 6 अलग अलग स्तरों के अनुरूप है। भारतीय सूचकांक की तरह अमेरिकी AQI को आमतौर पर 0 से 500 का पैमाना तक ही माना जाता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। अमेरिकी पैमाने पर उच्चतम स्तर खतरनाक है, जो 301 और उससे ऊपर का कोई भी माना हो सकता है। अमेरिकी पैमाने में कोई ऊपरी सीमा नहीं है और 500 से अधिक का मान दिखाया जा सकता है। दोनों देशों के पैमाने AQI की गुणवत्ता के लिए अलग अलग फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। अलग अलग फॉर्मूले की वजह से दोनों के नतीजे अलग ही आएंगे। दोनों की तुलना करना ठीक नहीं होगा। और इस बड़ी समस्या पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 की इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो NCR की बाकी स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो NCR में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। तो दिल्ली NCR के लोगों को फिलहाल स्मॉग से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन अभी इसी तरह का फॉग दिल्ली NCR समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बना रहेगा। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो है नरेश कुमार से बात की। मेरे साथ में मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार सर हैं। सर, आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा सर? विंड पैटर्न क्या रहेगा? देखिए, पहले मैं थोड़ा आपको पिछले जो वीक से कंटिन्यूज नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो वेदर है उसका मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली काफ़ी दिनों से ही स्पेसिफिकली पंजाब से लेके हुँ, हरियाणा जहाँ इवन उत्तर प्रदेश बीच में NCR दिल्ली, उसमें वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रही थी। डेंस फॉग हम कहते हैं जब विजिबिलिटी हमारी 50 से 200 मीटर तक होता है, और वेरी डेंस होता है कि जब 50 मीटर से कम होता है। हुँ, तो स्पेसिफिकली ये वेरी डेंस फॉग पंजाब से ज़्यादा स्टार्ट हुआ, फिर हुँ, हरियाणा में एक्सपेंड हुआ। अब थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम हो गया, और NCR दिल्ली में जनरली ये मॉडरेट और डेंस फॉग तक रहा। हुँ, और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, तो अभी हम कोई ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे।
जिसके कारण जहाँ कोई रेनफॉल एक्टिविटी हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और हाई रीचेस में भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इससे पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, उसके प्रभाव से JNK में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहा। उसके बाद विंड पैटर्न चेंज हुआ और जो टेम्परेचर्स थे वो 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल थे पूरा NCR दिल्ली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो सामान्य की रेंज में आ गए हैं अभी। तो ठीक है, तो इसलिए जो है अभी कोई आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया कोई वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में मॉडरेट डेंस फॉग का पॉसिबिलिटी है, कल के लिए भी हो सकता है, पंजाब हरियाणा में आने वाले 4-5 दिनों में रह सकता है। और जैसे आपका हवाओं के लिए क्वेश्चंस था, तो अभी तक लाइट ही विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग विंड का अनुमान नहीं है। वो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स प्रिवेल करती हैं विंटर में, तो ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न है। तो हम ये मानकर चलें कि जैसा मौसम है दिल्ली का वैसा ही 3-4 दिनों तक रहेगा। हाँ, कोई ऐसा वेरिएशन नहीं रहेगा, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। लेकिन ये हो सकता है कि मॉडरेट डेंस फॉग है, एक आधे दिन के बाद थोड़ा इंटेंसिटी उसका लाइट टू मॉडरेट फॉग आ जाए NCR दिल्ली के लिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू होने के बाद प्रदूषण में कुछ कमी आई है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के सदस्य अरविंद नौटियाल से बात की। सोमवार से आपने ग्रैप 4 लागू किया है दिल्ली NCR इलाके में। इसका अब तक कितना इम्पैक्ट हुआ है ज़मीन पर? आज लोगों ने कुछ इलाकों में राहत महसूस किया है, पर ज़मीन पर साइंटिफिक तौर पर कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? सबसे पहले मैं ग्रैप के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत कर रहा हूँ। ग्रैप जैसा कि हमने बताया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, ये एक इमरजेंसी रिस्पांस है जो कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में जब एडवर्स एयर क्वालिटी सिनेरियो पहुंच जाता है तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वो दिल्ली NCR में लागू हो जाता है। अब ग्रैप का जो सबसे शीर्ष चरण है ग्रैप स्टेज 4, वो 450 AQI के पास, जब AQI 450 को टच करके उसके बियॉन्ड चला जाता है तो उस स्टेज पे लगाया जाता है। अब इस साल अनप्रेसिडेंटेड वेदर कंडीशंस रही जिसने कि एकदम से आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में नवंबर में इस पीरियड में कभी आपने इतना गहरा जो है कोहरा एंड फॉगी कंडीशंस, इन्वर्जन कंडीशंस, लो टेम्परेचर्स, सडन टेम्परेचर्स लो हो जाते हैं, विंड स्पीड्स बहुत वेरिएबल रही हैं। इन सारे फैक्टर्स के चलते वी नोटिस्ड अ स्पाइक ऑफ अबाउट 80-90 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे, जो कि एकदम से ऐसा एक जो हमने साल दर साल देखा है कि ये ग्रेजुअल बिल्टअप होता है। सिचुएशंस एडवर्स होती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, बट ये जो स्पाइक इस साल को देखने को मिला अनप्रेसिडेंटेड सा रहा है, जिसमें करीब 80-90 पॉइंट्स का स्पाइक एक ही दिन में देखने को मिला। एकदम से AQI शूट अप किया। तो ना चाहते हुए भी, दो इट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल डिसीजन, बट the concerns that the air quality brings for the health concern and for particularly elderly children and all, so it is necessary that हम इसको एक emergent एक response के तौर पे, एक emergency response हम जिसे कहते हैं, उसके तौर पे हम कुछ पाबंदी लगाएं so that उस पे at least जो further build up है of load of polluting activities वो कम हो जाए, जिसके चलते नेट AQI में सुधार मिले। और जो कि हमें फॉर्चुनेटली देखने को भी मिल रहा है। थोड़ा वेदर ने भी साथ दिया और हमारे जो ग्रैप 4 के दो दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट उनकी वजह से जो पोल्यूशन लोड जो है, एमिशंस जो हमारे हैं वो काफ़ी कंट्रोल हुए हैं और उससे अब थोड़ी सी राहत हमें देखने को मिली है। महत्वपूर्ण बात कही आपने, दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहला ये कि इस बार जो प्रदूषण का पैटर्न था वो पिछले कुछ सालों से अलग था और एक दिन में 90 पॉइंट तक AQI बढ़ गया आपने कहा। और दूसरा ये कि जो फॉगी कंडीशंस जो हमने महसूस किया इस बार, वो 6-7 साल में ऐसा पहले नहीं देखा गया था। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम इसी को कंपैरेटिव रूप में देखें तो जैसे पिछले साल का अगर हम देखें 2023 में, तो ग्रैप स्टेज 3 जो थी हमारी, ग्रैप स्टेज 3 हमको इस साल हमारा काफ़ी अच्छा पैटर्न चल रहा था इन टर्म्स ऑफ AQI, बट ये जो मैंने सडन इंक्रीज एपिसोडिक राइज की बात की, उसके चलते हमको ग्रैप स्टेज 3 इन्वोक करना पड़ा और उसके बाद तुरंत 1-2-3 दिनों के ही नोटिस में हमको स्टेज 4 भी लागू करना पड़ा। जबकि पिछले साल अगर हम देखें तो इसमें बहुत पहले ही ये स्थिति आ गई थी। तो अभी तक हमारा पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा था, बट एब्रप्ट राइज मेड अस टू टेक दिस डिसीजन। टफ डिसीजन जी।
अचानक ही इस तरह से हवा ख़राब हुई है। बहरहाल आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पराली जलाना एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है और जिससे ये देश में इस मामले में नंबर पहला राज्य बन गया है, पहले स्थान पर आ गया। चंबल से ग्वालियर और बुंदेलखंड से भोपाल के पास नर्मदापुरम तक खेतों से उठते धुएं के गुबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। हालात ये हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहने लगे हैं कि पराली का ये धुआं दिल्ली को भी प्रदूषित कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हवाओं का रुख उत्तरी नहीं है तो दिल्ली पहुंचने की कोई बात ही नहीं हो सकती, पश्चिमी रुख है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में जंगलों का एक तरह से कवर है और दूसरे प्रदेशों में जाने की जो बातें कही जा रही हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। फिर भी जैसे सर्दियां नज़दीक आती हैं मध्य प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाएं एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अगर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ही बात करें तो पिछले एक महीने में राज्य में पराली जलाने के 1200 से अधिक मामले आए हैं। सारे इलाके, फिर चाहे मुरैना, भिंड और गुना की बात कीजिए या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ऐसे तमाम आप इलाकों की बात कीजिए, ये जो पराली देख रहे हैं आप कितनी धू धू करके आग जल रही है। और ऐसी घटनाओं से जाहिर सी बात है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI है उसको प्रभावित कर रहा है। बच्चों, बुज़ुर्गों में सांस लेने की बीमारियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जो विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं कि कई हानिकारक गैस इससे निकलती है और मिट्टी की जो उर्वरक ताकत है, उर्वरता है, वो भी इससे प्रभावित होती है। और ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि कई सारे सुलभ और सस्ते विकल्प हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से आग देखिए यहाँ धू धू करके इस खेत को भी आगे जो पराली है वो उसको आगे बढ़ती जा रही है और किस तरह से एक धुएं का एक मोटा गुबार सा यहाँ पर उठ रहा है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे इलाके हैं जो आदिवासी बहुल, जैसे मंडला है, बालाघाट है, जहाँ धान बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये इन इलाकों में पराली जलाने की सबसे कम घटनाएं होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ के आदिवासी किसान आज भी परंपरागत तरीकों पर यकीन करते हैं और ये जो पराली बच जाती है, आप देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि मैं थोड़ा आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पराली बच जाती है, दरअसल इसका इस्तेमाल वो पशुओं को चारा खिलाने के रूप में, जो उनके मवेशी हैं उनको चारा खिलाने के तौर पर करते हैं। और कुछ ऐसी बेलर मशीनें हैं जो दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं और वो पराली ना के बराबर जला रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में घटनाएं सबसे ज़्यादा हैं तो जो आदिवासी बहुल मंडला, बालाघाट है वहाँ सबसे कम है। वहाँ के आदिवासी किसान आज भी परंपरागत तरीकों पर यकीन करते हैं, क्योंकि ऐसे पराली जलाने से जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, जो इसमें सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो इन तरीक़ों पर पराली जलाने पर यकीन नहीं करते और इस तरह का धुआं आपको उन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। नर्मदापुरम से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। और देश की बात में अब दुनिया की बात। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लंबी दूरी के मिसाइल का पहला इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लंबी दूरी के इस्तेमाल का पहला इस्तेमाल कर लिया है और मीडिया के हवाले से ये खबर आई है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास जाने की, जो यूक्रेन में मौजूद हैं। उमा, इसी बात का भय था। यूक्रेन, अब ये जो खबर आ रही है, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस पर? जी देखिए निधि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही यूक्रेन को इस बात की इजाजत दी कि वो अमेरिकी निर्मित जो है वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है, तो अभी ये जानकारी आ रही है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन ने ऐसे 6 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस की जो मीडिया है उसके हिसाब से उनमें से 5 को नष्ट कर दिया गया हवा में ही, और ये जो हमला है वो ब्रियांस्क प्रोविंस के एक मिलिट्री ठिकाने पर किया गया यूक्रेन की तरफ से। तो जो आप बता रही थी वो खतरा सही में उसी तरह से आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने जब ये फैसला आया था तो नाखुशी जताई थी और आज ही जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने रूस के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें बदलाव किया है और फर्स्ट नो यूज का जो पैरा है
उसको बदलकर ये कर दिया है कि वो पहले भी न्यूक्लियर हमला जो है कर सकता है। और साथ ही साथ पहले भी पुतिन की तरफ से धमकी दी जा चुकी है कि अगर किसी भी पश्चिमी देश से निर्मित मिसाइल के जरिए यूक्रेन अगर हमला करता है तो ये माना जाएगा कि नेटो जो है उसने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी है और रूस जो है उसके जवाब में पर्याप्त जो अपना कदम है उठाएगा। तो बहुत तेजी से चीजें यहाँ पे बढ़ती हैं। 112 किलोमीटर दूर जो है यूक्रेन की सीमा से जो हमला किया गया है जो लंबी दूरी के मिसाइल से, उसकी दूरी 112 किलोमीटर बताई गई है। 5 को हवा में नष्ट करने की खबर जो है सामने आ रही है और एक जो है वो डिपो को हिट करने में कामयाब रहा है। इस तरह की शुरुआती जानकारी ये जो है वो निकल कर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर हमला शुरू किया है तो रूस भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगा और वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। अभी मैं ओडेसा के आसपास हूँ जो कि यूक्रेन का तटीय शहर है और यहाँ जो है हालात काफी खराब हैं। काफी ज्यादा रूस के जो हमले हैं इस शहर पर हो रहा है। हालांकि पूरे खासतौर पे ओडेसा जो है वो काफी निशाने पर रूस के रहा है। तो अब देखना है कि यूक्रेन की तरफ से जो ये हमला किया गया है लंबी दूरी के मिसाइल के इस्तेमाल का, उसके जवाब में रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है सैन्य तरीके से और किस तरह से वो यूक्रेन पे और ज्यादा हमले बढ़ाता है। लेकिन हमले बढ़ाएगा इतना तय है। बिल्कुल उमा, मगर रूस एक बड़ा देश है, ज़्यादा परिपक्व होगा, लेकिन जिस तरह से ये स्थिति बनी है और अब अमेरिका में भी नई सत्ता आने वाली है, ट्रंप जनवरी में सत्ता संभालेंगे, लेकिन जो वहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं ये इन दो राज्यों के लिए, खासतौर से यूक्रेन के लिए भी घातक हो सकते हैं। इस समय चिंता यही है कि अगर रूस कोई बड़ा कदम उठाता है, कैसा कदम उठाता है या फिर चेतावनी देके छोड़ेगा, ये महत्वपूर्ण, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जब से ही अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर जो नए चुनकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने जिस तरह से बात की थी वो एक दिन में खत्म करेंगे और ये लग रहा था कि शांति स्थापना की दिशा में तेजी से कदम बढ़ेगा। हालांकि 20 जनवरी को शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद अपनी नीतियों को लेकर वो सामने आएंगे। लेकिन जो 1000 दिन आज पूरा हुआ है यूक्रेन रूस युद्ध का, और उसके ठीक 2 दिन पहले जो बाइडेन ने जो ये इजाजत दे दी यूक्रेन को कि वो लंबी दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी अपने आप में एक चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि 2 सालों इस मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को नहीं दिया था और इसी साल फरवरी में इस बात की इजाजत दी गई थी और अप्रैल में पहली खेप जो है इस मिसाइल सिस्टम की यूक्रेन पहुंची थी। तो अपने ऑफिस में 2 महीने का जो कम अंतराल है, 2 महीने से भी कम अंतराल है, वो रह गया है जो बाइडेन का, और उस बीच में उन्होंने ये इजाजत देकर एक तरह से रूस को और ज्यादा भड़काया है और ट्रंप की चुनौती को और बढ़ाया है। जानकारी ये मानते हैं कि ट्रंप जब व्हाइट हाउस में आएंगे शपथ के बाद, जब औपचारिक तौर पर पदभार संभालेंगे, तो हो सकता है कि वो इस फैसले को पलट दें और इजाजत जो है वो खत्म कर दें। लेकिन अभी की स्थिति जो कि शांति की दिशा में बात बढ़ती नजर आ रही थी, वो अचानक से बहुत ज्यादा एक तीव्र युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और रूस की तरफ से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज करना जो है वो अपने आप में और ज्यादा एक खतरनाक सिचुएशन है और उसके जरिए रूस ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। तो काफी ज्यादा एस्केलेशन इस बीच पिछले कुछ 2-3-4 दिनों में हुआ है। अब देखना है कि रूस जो है कितना वक्त लेता है, लेकिन वो हिट बैक तो जरूर करेगा। बिल्कुल उमा, ये वाकई में चिंताजनक स्थिति है। अब एक तरह से देखें तो फरवरी 2022 में ये युद्ध इन दोनों के बीच शुरू हुआ था। अब 24 नवंबर को 1000 दिन एक तरह से पूरे हो जाएंगे। 10 लाख लोग और सैनिक मारे गए हैं रूस और यूक्रेन दोनों के। तो जो मानवीय त्रासदी वो है, और आप भी यूक्रेन में मौजूद हैं, क्या आप अपने आसपास देख रहे हैं वहां पर? जी देखिए, जो 2 साल से ज्यादा जो युद्ध चल गया है, आज ही उसका 1000 दिन पूरा हो गया। 24 फरवरी 2025 को 3 साल पूरे हो जाएंगे अगर युद्ध तब तक भी चलता रहा तो। और इस बीच जो स्तर पे जो लड़ाई है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन जहां तक आपने पूछा कि मानवीय त्रासदी की किस तरह की स्थिति है, तो यूक्रेन में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। खासतौर से अगर ऊर्जा सेक्टर की बात करें तो रूस के हमलों में 65% से अधिक जो यूक्रेन का अपना एनर्जी प्रोडक्शन है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ध्वस्त हो चुकी है और ठंड जो है यहाँ पर एक बार फिर से आई है। और ऐसे में घरों को गर्म रखना बात हो, उसके लिए एनर्जी, उसके लिए न तो बिजली है ना यहाँ पर गैस है, और लोगों की त्रासदी जो है बढ़ी है। बड़े पैमाने पे से लोगों का पलायन जो है वो हुआ है यूक्रेन के अंदरूनी इलाके की तरफ और पोलैंड जैसे देश की तरफ। तो 20 लाख से ज्यादा जो यहाँ पे घर जो हैं वो भी हमलों की जद में आकर या तो पूरी तरह से तबाह हुए हैं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो यहाँ
चौथा आदमी, 10 में से 4 आदमी, यानी कि जी। 40% जो यहाँ की आबादी है यूक्रेन की, उनको मानवीय सहायता के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। तो बहुत ही मानवीय त्रास की स्थिति यूक्रेन के लिए है। और अगर सीमावर्ती इलाके की बात करें रूस के, तो वहाँ पे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो पिसते हैं। और यूक्रेन के हमलों में जो जवाबी हमले होते हैं, उसमें बेलगरोद और कुछ जैसे इलाके में जो आम लोग हैं रूस के, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल उमा, आप अपना भी ध्यान रखिए। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो पहली बार यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल दागी है रूस पर, कुछ नुकसान हुआ है। और खबरों के साथ, जानकारी के साथ हाजिर होंगे। देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लें। दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की की खबर सुर्खियों में है। हिमाचल हाई कोर्ट ने अगले 15 दिन के भीतर इसकी कुर्की के आदेश दिए। ये आदेश एक कंपनी के 64 करोड़ ना चुकाने की वजह से दिए गए। हालांकि हिमाचल सरकार इस आदेश को चुनौती देने का मन बना रही है, लेकिन साफ है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 2024-25 में हिमाचल के कर्ज का अनुपात जीडीपी के 42.5% तक पहुंच गया। राज्य सरकार पर 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। राज्य सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की करीब 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। कर्मचारियों को 5 तारीख को वेतन मिल रहा है, पेंशनधारियों को 10 तारीख को वेतन मिल रहा है। दरअसल इससे 3 करोड़ रुपए महीने की बचत हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल का ये हाल पिछली सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता की वजह से हुआ है। मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के ऐलानों ने राज्य का ये हाल किया है। अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, सब जगह नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है। और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी, तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और एक के बाद एक फैसले जो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार की फजीहत होती जा रही है। आर्थिक तंगी का दौर है, इसमें ये आज से नहीं, कई वर्षों से है, लेकिन इससे तो सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। अनमोल बिश्नोई से जुड़ी खबर एनडीटीवी का खुलासा है। बीते गुरुवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में पकड़ा गया था अनमोल बिश्नोई। सूत्रों के मुताबिक भारत से जुड़े किसी केस में उसको डिटेन नहीं किया गया है। अमेरिका में उसके डिटेन होने के पीछे कोई स्थानीय कारण है। सूत्रों के मुताबिक उसके पास मिले दस्तावेजों में कुछ कमी पाई गई थी और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर। देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन तो किया गया था, लेकिन वहां के एक लोकल मामले को लेकर जानकारी मिली है कि अनमोल बिश्नोई के पास जो दस्तावेज हैं उनमें कुछ कमियां थीं, जिसको लेकर उसे डिटेन किया गया था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या वो अभी भी अमेरिका पुलिस की कस्टडी में है या उसको छोड़ दिया गया है। शुरुआत में खबर आई थी कि उसको
भारत से जुड़े किसी मामले को लेकर डिटेन किया गया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने अब ये साफ कर दिया है कि उसको वहाँ के एक लोकल मामले में डिटेन किया गया है। उसको बीते गुरुवार को कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में डिटेन किया गया था और उससे अमेरिका पुलिस ने काफ़ी लंबी पूछताछ की थी। जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं वो लगातार अमेरिकी पुलिस के संपर्क में हैं। हालांकि जानकारों का कहना यह है कि जिस तरह से उसको वहां के एक लोकल मामले में डिटेन किया गया है, ऐसे में उसको फ़िलहाल भारत लाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के किसी भी मामले में ना तो उसे वहां गिरफ्तार किया गया है और ना ही डिटेन किया गया है। अनमोल बिश्नोई पर अब तक कुल 18 मामले दर्ज हैं और चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, सलमान खान के घर फायरिंग का मामला हो, सभी मामलों में मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम सामने आ रहा था। और ये भी जानकारी मिली है कि वो लगातार शूटरों से लगातार अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए बात करता था और उनकी फंडिंग से लेकर उनको हथियार मुहैया कराना, ये उसका काम शुरू से रहा है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर जो प्लान बनाता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है, उन प्लान्स को अनमोल बिश्नोई देश के बाहर बैठकर एग्जीक्यूट करता है। तो लगातार वो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर काम कर रहा था। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक 1 महीने पहले वो इंडिया से भाग गया था और फेक पासपोर्ट पर वो भागा था। उसके बाद से वो अमेरिका में है और लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो उसकी तलाश कर रही हैं। उस पर कुल 18 मामले दर्ज हैं और अबोहर से लेकर पंजाब और राजस्थान और दिल्ली में NIA ने भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और लगातार उसको लेकर तमाम जो जानकारी हैं वो जांच एजेंसियां जुटाने में लगी हुई हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। बात मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 11 जिलों में सहकारी केंद्रीय बैंक बंद होने की कगार पर हैं। सैकड़ों करोड़ के घाटे में इन बैंकों की वित्तीय स्थिति को गंभीर संकट में डाल दिया है। किसान जो इन बैंकों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हैं। नाबार्ड ने RBI को इन बैंकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। भोपाल के करीब मुगालिया छाप में रहने वाले किसान अमर सिंह, विनोद पाटीदार और अर्जुन मेवाड़ा तीनों परेशान हैं। कहते हैं सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में संकट ने इन्हें संघर्ष की स्थिति में छोड़ दिया है। किसान आज रोड पे है और किसान से जो जुड़े हुए दलाल हैं वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। किसान नायलॉन के जूते पहन के और रोड पे घूम रहा है। ये हालत है मध्य प्रदेश के किसान की। किसान परेशान होता है, फिर जाता है बैंक। जब हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये हालत है मध्य प्रदेश के किसानों की कि सहकारिता से बिल्कुल परेशान हो गया किसान। बैंक के में लोन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सहकारिता में अगर हम वहाँ खाता खुलाने जाते हैं इसी में पसीना आ जाता है। उसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है। किसानों को लोन ना देकर वो व्यापारियों को, बड़े बिजनेसमैनों को लोन देते हैं और वो लोन खा जाते हैं। इसलिए सहकारिता घाटे में जा रही है। सहकारिता के 12 साल हो गए, 12 साल से कोई चुनाव नहीं हुए। जब उसके अंदर कोई प्रतिनिधि नहीं है, शासन के हिसाब से चल रही है, तो शासन ने ही उसको मिटाया सहकारिता को। अगर सहकारिता किसी भी तरह से अगर खत्म होती है तो निश्चित ही किसान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। सुनते ही नहीं कोई। मैनेजर साहब से मैंने ट्रैक्टर कब बोला एक बार, कहने जाओ यहाँ कोई काम नहीं होगा, मना करते हो तो डायरेक्ट के ना। हम तो टाइम पे पैसे जमा कर रहा है, खाते भी क्लियर, हमारे पैसे 3-3 महीने बाद लौटाते हैं सर। दरअसल सहकारी बैंकों से ही किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण मिलता है। सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाते हैं। अपेक्स बैंक अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति जिला बैंकों को करता है। समय पर सहकारी समिति का ऋण चुकाने वाले किसानों को खाद बीज पर 10% तक का अनुदान मिलता है। लेकिन प्रदेश के 11 जिलों में ये सहकारी बैंक बंद होने की कगार पर हैं। वजह किसान नहीं, भ्रष्ट सिस्टम है। ये 2 मामले बानगी हैं। शिवपुरी के जिला सहकारी बैंकों में 100 करोड़ का घोटाला हुआ। सालों से घोटाला चल रहा था। यह चपरासी कैशियर की भूमिका में होते हुए 100 करोड़ के घपले को अंजाम दे गया। मामले में गिरफ्तारी हुई, नियुक्ति में भी गड़बड़ियां पाई गई। दूसरा मामला
सीधी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित 546 करोड़ रुपए के घाटे में है। नाबार्ड ने वित्त विभाग को पत्र लिखा, कहा है बैंक की कार्यप्रणाली आपत्तिजनक है, आरबीआई के नियमों को कई स्तर पर उल्लंघन हुआ है। सहकारी बैंकों की कमर टूट गई है, लेकिन राज्य सहकारी बैंक प्रदेश में ऋण उत्सव मना रहा है। समूचे मुख्यालय से लेकर प्रदेश के बैंकों के बाहर अपनी चमकदार स्कीमों को दर्शाते हुए लगाए गए होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों को देखकर आप बैंक की माली हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिला सहकारी बैंक है जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, उन पर हमने एक एक नोडल अधिकारी बनाया है और हम एक एक बैंक का आकलन करके उसकी माली स्थिति भी ठीक हो और उसके माध्यम से किसानों को पूरी तरह हर योजना का लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास है। बैंकों के आर्थिक हालात इतने बदतर हो गए हैं कि नाबार्ड ने राज्य सरकार को खत भेजा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों को घाटे से उबारने के लिए 1000 करोड़ रुपए की अंश पूंजी देने का प्रावधान किया है। पैसे 7 महीने बाद भी नहीं मिले हैं। जो 11 बैंक बंद होने की कगार पर पहुंचे हैं, उनमें जिला सहकारी बैंक रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, शिवपुरी और जबलपुर शामिल हैं। ये बैंक औसतन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रहे हैं। सहकारिता जो आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी उसको नष्ट करने पर कब से तुली हुई। ये जो बैंक हैं, ये तो रेड लाइन में पिछले 15-20 साल से हैं। क्या कर रही है सरकार? बीजेपी जो है चुनाव होने नहीं दे रही, व्यवस्था बनने नहीं दे रही। बात करेंगे कि 0% पे हम ब्याज पे ऋण दे रहे हैं और जो है काउंटर बंद है। भ्रष्टाचार पूरे सरकारी स्तर पर है। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों का इतिहास बहुत पुराना है। 1907 में ही क्रोस्थवेट केंद्रीय सहकारी बैंक सीहोरा में पंजीकृत हुआ था। सहकारी बैंकों ने लंबा फासला तय किया है, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने इस आंदोलन को अब खोखला सा कर दिया है। मध्य प्रदेश के ये राज्य सहकारी बैंकों का इतिहास स्वर्णिम रहा था एक दौर में, लेकिन घपले घोटालेबाज अफसरों ने और विभागीय लापरवाही के चलते पूरी तरीके से ये तबाह होने की कगार पर हैं। कई बैंक डूब चुके हैं, कई डूबने के लिए कर्ज का सहारा ले रहे हैं। जो बैंक कर्ज दिया करते थे वो खुद कर्ज की आस लगाए बैठे हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार ने वक्त रहते फैसले नहीं लिए। अब जब बैंक डूबने पर आ गए हैं, तब सरकार बैंकों में नोडल ऑफिसर तैनात कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।